ये जो एक नई ट्रेंड है कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स जो हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, बड़े-बड़े मल्टीनेशनल्स के, वो भारत में बहुत भारी संख्या में खुल रहे हैं। पहले ही शायद 1950 पहले से हैं और भी अधिक खुल रहे हैं। तो ये क्या ट्रेंड है? ये ट्रम्प के मुँह पे तमाचा है, क्या है? सर देखिए, ये जो सिस्टम है ना, इस समय सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इस समय पूरी दुनिया को सबसे बड़ा चैलेंज है स्किल सेट का, ह्यूमन रिसोर्स का। देखो ट्रम्प बाबू तो H1B वालों को भी परेशान कर रहे हैं, जिनको पहले से मिला हुआ है, उनको भी परेशान तो कर रहे हैं। हो क्या रहा था? पहले कंपनियां अपने देश में मैन पावर को बुलाती थी, अपने सुपरविजन के अंदर वहीं रिसर्च कराती थी। आप देखेंगे पिछले 70 साल में भारत में कोई नया मॉलिक्यूल ना फार्मास्यूटिकल में आया, ना कोई हमने मॉलिक्यूल एग्रोकेमिकल्स में बनाया, ना हमने कोई पॉलीमर बनाया, ना हमने कोई इनोवेशन करी। हम थे सर्विस प्रोवाइडर, थोड़ा आज की भाषा में हम कहें तो लेबर प्रोवाइडर या स्किल सेट प्रोवाइडर। हम उसकी बात कर रहे थे कि हमारे पास क्षमता है, हम बॉडी काम, शॉपिंग। लेकिन हमें आपका डायरेक्शन चाहिए, आपके रिसोर्स चाहिए। मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स बनने को तैयार थे, इनोवेटर नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की कंपनियां जो है ना, वो ट्रेडर माइंडसेट की। उन्होंने माल खरीदा, उसमें कपड़ा मारा, 2% जोड़ा, बेच दिया। हम इसके आगे सोचते ही नहीं। हम डे टू डे बैलेंस शीट वाले लोग हैं कि भैया आज धंधे में कितना कमाया। तो हम व्यापारी वर्ग हैं, हम इन्वेस्टर नहीं हैं, इस बात को समझना होगा। तो भारत का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो व्यापारिक मानसिकता से काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट मानसिकता से काम नहीं करता है। इसीलिए हम R&D में खर्चा करते ही नहीं। हमने आज तक अगर कुछ कमाया है तो वो कमाया है कैपिटल को और लाइसेंस राज को एनकैश करके। भाई मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं, मैंने 10 करोड़ का माल खरीदा, उसमें 2% मार्जिन जोड़ा, 10 करोड़ 20 लाख में बेच दिया, 20 करोड़ 20 लाख रुपए मेरी कमाई होगी, मेरा धंधा सक्सेसफुल। इसके आगे हम लोग कभी सोचते ही नहीं। अब सवाल इस बात का है कि जब ट्रंप साहब ने H1B वीसा को मना किया, कॉम्पिटेंट लोगों का आना दिक्कत किया, एक एक लाइसेंस पे आपने कहा $1-1 मिलियन, $1-1 लाख हम आपको देना पड़ेगा अलग लाइसेंस के लिए। इंडिविजुअल हो तो 1 मिलियन, कॉर्पोरेट है तो 2 मिलियन फॉर वीसा। कंपनियों ने कहा इतना पैसा तो हम हिंदुस्तान में लगा देंगे और वहीं लोग रख देंगे, एक तो सस्ते में रहेगा, हमें अमेरिका में ला के उनको तनख्वाहें डॉलर में देनी पड़ती हैं। जो हम यहाँ पे $1 लाख देंगे, $1 लाख में तो हिंदुस्तान में हमें 6 आदमी मिल जाएंगे, 10 आदमी मिल जाएंगे। तो हम एक तो अमेरिकन ला रहे थे, इतने में हमें सस्ते में वहां हो जाएगा, किराया भाड़ा देना है, इंटरनेट तो है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से सारे काम हो जाएंगे। जब संजय जी और विजय सरदाना बैठ के बगैर स्टूडियो के अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं तो स्टूडियो की जरूरत क्या है? तो यही हाल अब कॉर्पोरेट्स का हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है सर कि दुनिया ने काम करने का तरीका बदल लिया, और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या जो कैपेबिलिटी सेंटर्स की आप बात कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। तो भारत के मैन पावर को सस्ते में कैसे यूटिलाइज किया जाए, ये पूरा मॉडल उसी के आसपास। तो जो 1560 आसपास है, और अब जो और बढ़ जाएंगे, तो सर 1560 तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1500 कंपनियां तो बड़ी आसानी से दुनिया के किसी भी कोने पे मिल जाएंगी। नहीं, 1950 है और बढ़ेंगे। 1950। तो सर ये तो बहुत छोटा नंबर है ना, क्योंकि भारत की स्टॉक मार्केट देखे तो 5000 कंपनियां रजिस्टर्ड है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। और क्या होता है ना, एक चीज और सोचिएगा सर, कि जैसे हम बड़ी मल्टीनेशनल्स की बात करते हैं तो उनके पास मल्टी डिवीजन होते हैं। जैसे कोई कंपनी है, वो केमिकल में भी काम कर रही है, प्लास्टिक्स में भी कर रही है, कोई फार्मास्यूटिकल में भी कर रही है, कोई IT डिजाइनिंग भी कर रही है, कोई डिफेंस रिसर्च भी कर रही है, कोई मेटलर्जी में कर रही है। अब एक ही कंपनी में 20 डिवीजन है, तो सबने अगर अपना एक एक भी सेंटर यहाँ खोल दिया, 10-10 20-20 आदमियों का एक ही बिल्डिंग में, डिवीजन अलग है, बिल्डिंग कॉमन हो सकती है, तो आप तो उनको 10 गिनोगे ना सर, एक तो गिनोगे नहीं। तो ये भी होता है सर। अच्छा, एक जो बहुत ये कहें कि हाई ग्रोथ इंडस्ट्री हम देख रहे हैं, वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की है।
और ये आपने जो बात कही कि साहब कि हम तब जागते हैं जब कोई झटका देता है, तो ये सबसे अधिक इसी में दिखाई पड़ रहा है कि वो ऐसे-ऐसे इनोवेशंस हो रहे हैं और ऐसे-ऐसी नई चीज़ें आ रही है जो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं आ रही, और सारी दुनिया जो है वो यहाँ आकर सबके सब जेवीज़ करना चाह रहे हैं। सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट, पहले हम लोग कर रहे थे, जैसे मैंने कहा ना कि कमरे में ड्राइंग बोर्ड पे बैठ के हम लोग बड़े धीरे-धीरे काम कर रहे थे। अब सवाल ये था कि हमारी कैपेबिलिटी को कोई मानने को तैयार नहीं था कि भारत कैन डू डिफेंस रिसर्च। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा 2025 में एक डेमोन्स्ट्रेशन अपॉर्चुनिटी थी, ऑपरेशन सिंदूर, जिसको कहा जाता है ना वेट सैंपलिंग कॉर्पोरेट भाषा में, कि एक तो हम वेट ड्राई सैंपलिंग कर रहे थे, भाई पोस्टर दिखा रहे थे कि हमारे पास ये बंदूक है, ये मिसाइल है, लोग कहते हैं अच्छा ठीक है यार, देखने में अच्छी है, पता नहीं काम करेगी या नहीं करेगी। अब हमने दुनिया को प्रॉपर उसका यूज सैंपलिंग दिखा दिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, कि भैया देखो, पाकिस्तान ने अमेरिका से हथियार लिए, चाइना से लिए, एक भी हिंदुस्तान में नहीं घुस पाया। तो आप समझ लो कि ये जो हम आपको फोटो दिखा रहे थे ना, ये काम भी करती हैं। लोगों को प्रूफ मिल गया। अब जब प्रूफ मिल गया और भारत ने स्वदेशी कॉन्सेप्ट पे पूरा डिफेंस इकोसिस्टम कर लिया, और उनको लगा कि भारत जब चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों से खुद अपने दम पे लड़ पा रहा है, तो भैया इसका मतलब टेक्नोलॉजी तो काम कर रही है। दूसरी बात, भारत की जो टेक्नोलॉजी है उसने चाइना और अमेरिकन टेक्नोलॉजी को पछाड़ दिया टेक्निकली। ये उनको रोक नहीं पाए, भारत के अटैक को रोक नहीं पाए, ना उनके रेडार्स, ना सिस्टम्स, ना F-16, ना कुछ। तो ये भी उनको समझ में आ गया कि यार ये तो खिलौने बेच रहे थे हमको हथियारों के नाम पे, एक्चुअली हथियार तो भारत के पास है, और वो भी सस्ते। तो अचानक जो दुनिया की सोच थी ऑपरेशन सिंदूर से बदल गई, और ऑपरेशन सिंदूर ने तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर ही दिया। तो अब प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपके पास वाइड प्रूफ है, और उसका जो फायदा है अब भारत को, जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको पूरा मिलेगा। और दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी जब आप हथियार बना रहे हो, तो भारत सरकार ने भी कहा कि भाई आप अगर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया है तो प्राइवेट सेक्टर से भारत सरकार के लिए तो बनाएगा नहीं। अगर मान लीजिए भारत सरकार को साल में 10,000 बंदूकें चाहिए, तो और कैपेसिटी आपकी 20,000 बनाने की है, तो ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने बाद वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तो वो भी नया कस्टमर ढूंढेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर ने नए कस्टमर ढूंढने शुरू किए, उसका असर हमें दिख रहा है कि देखिए भारत सरकार तो हमसे ले ही रही है। और भारत सरकार ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसलिए ले लेगी मेक इन इंडिया, वहां की भारत की जो फौजें हैं वो भी तो उसको ढंग से टेस्ट करेंगी, क्योंकि लड़ाई के समय तो वहां पे कोई सुनेगा नहीं ना कि साहब ये मेक इन इंडिया था, नहीं चला तो कोई बात नहीं, अब कल देखेंगे, कल एक दूसरे से बात करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो अगर हमारे हथियार या एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम या एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं चले, तो उस दिन तो भारत के ऊपर अटैक हो ही जाएगा। इसका मतलब सिस्टम हैज टू वर्क विदाउट एनी डाउट, विदाउट फेल, 24/7, 365 डेज, और वो भारत ने प्रूव कर दिया। तो टेक्नोलॉजी का फायदा, डेवलपमेंट का फायदा, फिर रिलायबिलिटी दिख गई, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस दिख गई। और सबको पता है कि अमेरिका से अगर आप एक बार हथियार ले लोगे तो उनका फिर पूरी जिंदगी वो महंगे स्पेयर पार्ट देंगे, और पता नहीं फिर कब सैंक्शन लगा दें, क्योंकि अमेरिका के हथियार विद कंडीशन आते हैं कि आप कैसे इस्तेमाल करोगे, कब करोगे, और कहां नहीं करोगे। तो आप हथियार खरीद रहे हो और उसके साथ आपके ऊपर दुनिया भर के कंडीशंस हो, तो फिर फायदा क्या वो हथियार लेने का। तो ये सब चीजें हैं सर जिन्होंने डिफेंस इंडस्ट्री को एक बूस्ट दिया, और इसका फायदा भारत ने उठाया, जो उठाना भी चाहिए। करेक्ट। और उसके अतिरिक्त हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। सर बढ़ना तो है, कारण क्या है ना सर कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत सारी, कल का अगर आप मेरा देखते हैं वीडियो, मैं जनता से कहूंगा, मतलब ऑडियंस से कहूंगा, जो हमारे दर्शक हैं उनसे कहूंगा कि आप मेरे चैनल पे कल का वीडियो देखिए। उसमें मैंने ये लिखा है, पूरा एनालिसिस किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद
चाइना ने अपनी रणनीति बदल ली भारत के खिलाफ कि भारत को अगर हराना है तो अब डायरेक्ट बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट से काम नहीं चलेगा, हमें अब कई लेवल पे काम करना होगा। तो हमारे दुश्मनों को पता लग गया कि हमारी रणनीति क्या थी ऑपरेशन सिंदूर में, तो वो अपने आप को बदलेंगे। इसका मतलब यह है कि भारत पे प्रेशर और पड़ेगा कि यार अब हमारा पहला राउंड ऑफ एक्शन प्लान तो दुनिया के सामने आ गया, अब हमें और क्रिएटिव वे में सोचना होगा। दूसरी तरफ भारत को यह भी पता लग गया है कि हमारी कमजोरियां कहां कहां हैं, तो हमें उसको भी सुदृढ़ करना है। तो दोनों तरफ से प्रेशर है, एक तो इंटरनल नीड्स बढ़ गई और दूसरा फॉरेन डायनेमिक्स बढ़ गए, जो ऑफेंसिव डायनेमिक्स होंगे वो बदल गए। तो पहले मान लीजिए आपने सारे हथियार पाकिस्तान बॉर्डर पे लगा दिए थे और चाइना बॉर्डर पे उतने नहीं थे। अब चाइना को समझ में आ गया कि इनका कौन सा हथियार ब्रह्मोस कहां से चल सकता है, तो चाइना उसकी फोर्टिफिकेशन करेगा, उसको काउंटर करने की कोशिश करेगा। हमें अब उसके आगे सोचना है। इसीलिए अब आप देखेंगे सर, ब्रह्मोस का हम एक्सटेंडेड रेंज लेके आ रहे हैं, हम उनमें मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि अब 300 किलोमीटर तक तो कोई भी पहुंच जाएगा। सबको पता लग गया कि ब्रह्मोस 300 किलोमीटर के पीछे अगर हुआ तो वो काम नहीं करेगा, तो मतलब ब्रह्मोस कहीं भी इंस्टॉल होगा तो वो 300 किलोमीटर में होगा। उसकी रणनीति पाकिस्तान चाइना ने बना ली होगी। अब और अगर डीप में अब जाना तो है, 800 किलोमीटर हो गया साहब, अब क्या वही मैं, करेंगे? तो अब जो नया ब्रह्मोस है वो 800 किलोमीटर है, तो उस हिसाब से रणनीति बदलनी होगी। फिर 300 से 800 के बीच में मिडिल रेंज भी कुछ डालना होगा, एंटी तो वो एयरक्राफ्ट 400 वाला तो ऑलरेडी, 450 वाला तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। फिर हम अभी बात कर रहे हैं और S-400 की, S-500 की, नई टेक्नोलॉजीज की, सैटेलाइट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज की, साइबर सिक्योरिटी को लेकर। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि अब जो लड़ाई शुरू होगी वो बॉर्डर से शुरू होगी। हो सकता है कि पहले लड़ाई शुरू हो साइबर अटैक से, कि हम आपकी सारी सप्लाई चेन और फ्यूल डिपोज को डिसमेंटल कर दें, वो काम ही ना करें और फिर हम बॉर्डर पे अटैक करें। तो रणनीतियां बदलेंगी सर, इसीलिए भारत को तैयारी ज्यादा करनी होगी। इसीलिए जो हथियारों की या डिफेंस टेक्नोलॉजीज की डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ी।